नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हमारा प्रशासन पर। और अभी हम प्रशासनिक विचारकों के बारे में बात कर रहे हैं। आज का हमारा डिस्कशन होगा एल्टन मायो पर। एल्टन मायो ने मानव संबंध सिद्धांत दिया था, यानी किसी भी संगठन में संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, उसके साथ साथ संगठन में काम कर रहे कर्मचारी आपस में किस तरीके से व्यवहार करते हैं, ये भी काफी हद तक संगठन की उत्पादकता को प्रभावित करता है। तो चलिए समझते हैं मानव संबंध सिद्धांत को, और साथ ही साथ एल्टन मायो ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक नाम की जो कंपनी थी उसके हॉथॉर्न प्लांट में रिसर्च कंडक्ट करी, उसके बारे में भी जानेंगे। थोड़ा सा रिसर्च के डिटेल में भी जाएंगे और साथ ही साथ उस रिसर्च किस तरीके से टेलर, फायोल, गुलिकन, उर्विक, इन सब की बातें किस तरीके से गलत सिद्ध होती हैं, या कह सकते हैं इनकी बातें अपर्याप्त सिद्ध होती हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोक प्रशासन से संबंधित अनेक वीडियोस आपको हिंदी भाषा में दिए जाते हैं। तो अगर आप लोक प्रशासन के छात्र हैं या सरकार के कामकाज में आपकी गहन दिलचस्पी है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर आपको लोक प्रशासन से संबंधित वीडियोस दिए जाते हैं, जिससे आप अपनी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो बटोर सकते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको अगर हमारी ये पहल पसंद आती है तो चैनल पे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखें। लास्ट में आपको डिटेल दी गई है हमसे कांटेक्ट करने की, अगर आपको कोई डाउट होता है तो। चलिए एल्टन मायो के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, और उनके मानव संबंध सिद्धांत के बारे में। देखिए, जब भी आप किसी विचारक को पढ़ते हैं, हमेशा उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आप रखिए। उससे आपको एक चीज पता चल जाएगी कि उसकी जो जिंदगी है, उसने पढ़ाई किस प्रकार की करी है, कहाँ उनका जन्म हुआ है, क्योंकि उस आधार पर उनका अनुभव बनता है, और अनुभव जो है वो उनके सिद्धांतों में नजर आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सॉरी, जो टेलर थे, टेलर जो है वो बहुत छोटी उम्र से ही काम करने लगे थे, और उनका जो मेनली काम था वो एक इंडस्ट्री के अंदर था, एक औद्योगिक संगठन में था। तो उनके सिद्धांत भी कुछ वैसे ही थे। सेम फायोल के साथ होता है, सेम गुलिकन उर्विक के साथ होता है। मैंने आपको इवन यहाँ तक कहा था कि एमपी फोलेट ने जो सोशल वर्क में, सामाजिक कार्य में अपना योगदान दिया था, वो असर उनका उनकी किताबों पर, उनके सिद्धांतों पर भी नजर आता है। तो जब हम मानवीय व्यवहार की बात करते हैं संगठन में, इस चीज को समझिएगा एक सेकंड। संगठन में ढेर सारी चीजें होती हैं। संगठन में होता है संरचना संगठन की, और संगठन के मानव संसाधन। तो संरचना के बारे में तो जितने थिंकर्स अभी तक हमने पढ़े वो सब बात कर चुके हैं। मानव व्यवहार के बारे में बहुत कम बोला गया। मानव व्यवहार की जब हम बात करते हैं तो एल्टन मायो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान आता है। मानव व्यवहार पर उनके चरित्र, उनकी आदतें, भावनाओं, मूल्य, समाज व्यवस्था, आदर्श, परंपरा एवं ऐसे ही अन्य तत्वों का जो प्रभाव पड़ता है, वह संगठन में भी उसकी क्रियाओं को एक नवीन मोड़ देने का कारण बन जाता है। यानी जहां पर एक इंसान अपने अनुभव को लेकर के आता है, वो व्यवहार उसके संगठन में भी नजर आता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी नए चीफ के आ जाने से, किसी नए मुख्याधिकारी के आ जाने से पूरा संगठन के काम करने का तरीका ही बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान किस तरीके के अनुभव, किस तरीके के बैकग्राउंड से आया है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में और 1930 के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका में हॉथॉर्न प्रयोग हुए, जिनके फलस्वरूप संगठन की यांत्रिक विचारधारा को धक्का लगा। यांत्रिक विचारधारा हम किसको कहते हैं? क्लासिकल अप्रोच को हम कहते हैं। और इन प्रयोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य एकांकी प्राणी नहीं है, तथा संगठन एक सामाजिक प्राणी है। संगठन में ऐसा नहीं है कि 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 के 100 लोगों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बस वो अकेले काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। संगठन भी अपने आप में एक छोटा सा समाज है, एक छोटी सी सोसाइटी बनी हुई है। तो वहां पर इंसान एक सामाजिक प्राणी के तौर पर ही व्यवहार करता है। तो एल्टन मायो ने कुछ प्रयोग किए थे, उनके बारे में बात करते हैं। लोक प्रशासन में एल्टन मायो मानवीय संबंध आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं, और एक चौथाई शताब्दी तक, तकरीबन 25 सालों तक इनके जो थ्योरी थी वो प्रभावित रहती है, मतलब प्रभाव बनाए रखती है। और याद रखिएगा, मैंने आपको अभी नाम बताया था हॉथॉर्न का, ठीक है? हॉथॉर्न के अलावा
इससे पहले भी कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट करे थे और फिर हॉथॉर्न का है। ठीक है, याद रखिएगा, दो हम पढ़ेंगे। हॉथॉर्न से पहले के एक्सपेरिमेंट, हॉथॉर्न की शुरुआत किसी और ने करी थी, फिर जब उनको समझ में नहीं आया तो मायो को बुलाया गया और मायो ने फिर स्टडी करी। तो हम थोड़ा सा इनके डिटेल में जाते हैं, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुए। तो पहले बात करते हैं आरंभिक जांच की। आरंभिक जांच मतलब कि वहां पर हॉथॉर्न मील की बात नहीं हो रही, हॉथॉर्न प्रयोग की बात नहीं हो रही, उससे पहले की बात हो रही है। हुआ ये कि 1923 की बात है ये। 1923 में उन्होंने देखा कि एक कपड़ा मिल है और उस कपड़ा मिल में, देखो जब कपड़ा बनाया जाता है तो अनेक प्रक्रियाएं होती है। कपड़े से रुई आती है, रुई से फिर रेशे बनाए जाते हैं, रेशों से धागे बनते हैं, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े की फिर बुनाई होती है, फिर उसकी छपाई रंगाई और भी काफी सारे काम होते हैं। तो कपड़ा मिल में हो ये रहा था कि जो म्यूल स्पिनिंग है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, म्यूल स्पिनिंग जो डिपार्टमेंट था, ठीक है, जहां पर वो धागे रेशे वगैरह बनाए जा रहे थे, वहां पर मजदूर रुक नहीं रहे थे। मतलब बहुत सारे वर्कर काम छोड़ करके जा रहे थे और हर साल 100 से ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता और होती थी। लोगों ने ज्वाइन करा, कुछ टाइम के बाद में फिर छोड़ दिया, फिर ज्वाइन करा, फिर नौकरी छोड़ दी। तो हुआ ये कि इस चीज को हैंडल करने के लिए जो उनके हेड थे, प्रबंधक थे, उन्होंने कई योजनाएं चलाई, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल सका। और अंत में ये समस्या किसको सौंप दी गई? हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सौंप दी गई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मायो काम कर रहे थे, तो मायो का ये पहला बड़ा स्टेप था, बड़ी रिसर्च थी। मायो ने इसे पहली जांच का नाम दिया और मायो ने ये देखा कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर शारीरिक रूप से थक जाते हैं। शारीरिक थकान होने के कारण वो ज्यादा समय तक यहाँ पे काम नहीं करना चाहते। मायो ने पाया कि श्रमिकों को पैरों की तकलीफ है। कैसे? क्योंकि उन्हें 30 यार्ड की लंबाई वाले गलियारे से गुजरना पड़ता था, जिसके दोनों ओर मशीनें लगी हुई थी और एक श्रमिक को 10 से 14 मशीनों की देखभाल लगभग करनी पड़ती थी। मतलब शारीरिक थकान भी और मानसिक थकान भी। मायो ने पाया कि श्रमिकों का आपस में कोई संवाद, कोई बातचीत नहीं है, जिससे लोग सामाजिक रूप से एक माहौल नहीं बना पा रहे हैं। आप कहीं पर जॉब करते हो, अगर आपको अकेले कोई रूम में बैठा दिया जाए और कोई नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद में जो है आप बोर हो जाते हो। एक अकेले रूम में काम करने पे हो सकता है एक बिल्कुल रूम भी ऐसा हो मशीनों से पूरा भरा हुआ, थोड़ी देर के बाद बोरियत महसूस होने लगती है। वहीं अगर हम बात करें एक ऐसे ऑफिस की जहां पर आप बाकी लोगों से संपर्क बनाए रखते हो, बातचीत होती रहती है, तो वहां पर काम करना थोड़ा और आसान होता है। तो मायो ने क्या करा, 10-10 मिनट का सुबह और शाम को क्या कर दिया, ब्रेक देना उनको शुरू कर दिया, जिससे थकान तो दूर होती ही होती थी, साथ ही साथ वो आपस में बात कर पाते थे। जिससे क्या हुआ, उत्पादन भी बढ़ा और मजदूरों का पलायन रुक गया, यानी मजदूरों ने नौकरी छोड़नी बंद कर दी और उनके मनोबल में भी सामान्य सुधार हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस प्रयोग से सामाजिक संवाद का माहौल प्रारंभ हुआ। मतलब वहां पर संगठन में काम करने वाले मजदूर महज एक मशीन नहीं है, वो एक मशीन का हिस्सा नहीं है, वो लोग हैं और वो बाकी लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए सामाजिक संवाद का माहौल बना, एक नई जागृति आई, जिसे रेबल परिकल्पना भी कहा जाता है, रेबल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और इस परिकल्पना में, इस हाइपोथेसिस में माना गया कि मनुष्य असंगठित लोगों का झुंड है जो स्वार्थ से परिचालित है। मतलब कि संगठन जो है वो एक प्रकार से काफी सारे मनुष्यों से बना हुआ है और हर एक मनुष्य अपने स्वार्थ से ही काम करता है, मतलब अपने गोल को अचीव करने के लिए एक संगठन से जुड़ता है। उसके बाद में जब इस चीज को सक्सेस मिल जाती है तो मायो अपने काम पर वापस लौट जाते हैं। उसके बाद में हॉथॉर्न अध्ययन चलते हैं 1924 से 1927। और इसको याद रखिएगा, शुरू किसी और ने किया था, फिर जब उनको समझ में नहीं आया तो इसका दूसरा चरण होता है जब एल्टन मायो को बुलाया जाता है और मायो की जिम्मेदारी दी जाती है कि आप समझिए हो क्या रहा है। तो देखिए, मैंने आपको नाम बताया था कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के हॉथॉर्न प्लांट में ये हुआ था। और इसमें अनुमान क्या था, मतलब लोगों का मानना था, प्रबंधकों का मानना था, या जो जिन्होंने शोध कार्यकर्ता थे उनका मानना था कि यदि हवा, तापमान, प्रकाश और काम करने की जगह अन्य भौतिक परिस्थितियां ठीक होंगी तो मजदूर ज्यादा उत्पादन करेंगे। मतलब आपको एक अच्छे से ऑफिस में बैठा दिया, लाइटिंग वगैरह अच्छी है,
आपको हवा, तापमान सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। तो ये कहा गया कि यहाँ पर मजदूर अच्छे से काम करेंगे। ये एक्सपेरिमेंट नेशनल रिसर्च काउंसिल की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने शुरू किया था और ये 1924 में शुरू हुआ। 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण 1924 से 1927 तक चलता है, तकरीबन 3 साल, जिसे नेशनल रिसर्च काउंसिल ने पूरा किया। और दूसरा चरण 1927 से 1932 तक चला, जिसे मायो और उनके सहयोगियों ने पूरा करा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि अगर हम संरचना को सुधार देंगे, अगर हम संगठन की संरचना को सुधार देंगे तो उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। बात बस इतनी सी है। ये बात हमें किसने बताई? ये बात बताई हमें टेलर ने, बात ये बताई हमें फायोल ने, ये बात हमें बताई उर्विक और गुलिक ने। ठीक है, तो इसी बात को आधार मानते हुए शोध शुरू होता है। 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप, जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो ना, आप शोध करते हो, तो हम क्या करते हैं, 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को रखा गया जिसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, जैसे शुरू से था वैसे लास्ट तक रहा। और एक ग्रुप बनाया गया जिसमें समय समय पर थोड़े थोड़े बदलाव किए गए, जैसे लाइट कम ज्यादा कर दी, ज्यादा उनको रिफ्रेशमेंट मिलने लगी, खाने के लिए ज्यादा टाइम मिलने लगा, ब्रेक मिलने लगे, उनको थोड़ी और ऑटोनॉमी मिली काम करने की, खुद थोड़े से वो अपना फैसला ले सकते थे। इस प्रकार के बदलाव समय समय पर ग्रुप बी में किए गए। चलिए समझते हैं इसी चीज को। पहला चरण महान प्रकाश व्यवस्था, ये होता है 1924 टू 1927 में। इसमें पहला एक्सपेरिमेंट आता है रिले असेंबली टेस्ट रूम। 6 महिला मजदूरों के 2 ग्रुप चुने गए और उनको अलग अलग कमरों में रखा गया। उन्हें एक जैसे काम सौंपे गए। कमरे में एक जैसी लाइटिंग थी और ये देखना चाहते थे वो लोग कि अगर हम लाइटिंग को बदलें, कम लाइट, ज्यादा लाइट, प्रॉपर लाइट, इस तरीके से अगर हम बदलें तो क्या उनके उत्पादन में कोई परिवर्तन आता है। तो शुरुआत में जिन कमरों में लड़कियां काम कर रही थी उनका भौतिक माहौल स्थिर था। धीरे धीरे काम का माहौल बदला गया और ताकि उत्पादन पर उसके प्रभाव को परखा जा सके। मैंने बताया था ना, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को वैसा का वैसा रखा गया, ग्रुप में बी में कुछ बदलाव किए गए चेक करने के लिए, और ये तकरीबन 1.5 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चलता है। जब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया तो पता चला कि दोनों ही ग्रुप में बढ़ रही हैं, उत्पादन दोनों ही ग्रुप में बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका उनके पास कोई सॉलिड जवाब नहीं था। जैसे अगर सिर्फ ग्रुप बी में बढ़ता तो हम कह सकते थे कि देखो भाई, लाइट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे उत्पादन बढ़ रहा है। बट ऐसा तो कुछ था ही नहीं। दोनों ग्रुप में बढ़ रहे, जहाँ पे लाइट में कोई बदलाव नहीं हुआ और जहाँ पे लाइट में बदलाव हुआ। तो निष्कर्ष ये सामने आया कि प्रकाश के स्तर से परे नियंत्रण और प्रायोगिक दोनों समूहों में उत्पादन बढ़ा है। इसके बाद दिहाड़ी, विश्राम के क्षण, प्रति सप्ताह काम करने की कटौती, कॉफी, सूप जैसे नाश्ते के प्रावधान से भी उत्पादन बढ़ा। उनको सैलरी ज्यादा दी गई, उनको रेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम दिया गया, हर हफ्ते कितना काम करना है, थोड़ा ब्रेक दिया गया उस चीज में, कॉफी, सूप आदि चीजें दी गई। लेकिन ये सुविधाएं जब दी गई उनको तब भी बढ़ा उत्पादन, और ये सुविधाएं जब उनसे वापस ले ली गई तब भी उत्पादन बढ़ा। तो क्या आप कह सकते हो कि इसका कोई डायरेक्ट लिंक है उत्पादन बढ़ने या नहीं बढ़ने से? नहीं। ठीक है, और इसी वजह से ये शोध विफल रहा, इसे छोड़ दिया गया क्योंकि इसके परिणाम स्पष्ट नहीं थे। और उसके बाद में एल्टन मायो आते हैं। निष्कर्ष कोई ढंग का नहीं निकला, इसीलिए ये कार्यभार किसको सौंप दिया गया? वापिस से हार्वर्ड विश्वविद्यालय को सौंपा गया। 1927 से 1932 तक चलता है और एल्टन ने इनको समझा अच्छे से, जो पहला शोध हुआ था उसको अच्छे से समझा, उसके जो रिजल्ट थे उनको समझे, और उन्होंने कुछ बातें कही, जो हाइपोथेसिस बनाई। उन मायो ने कहा कि देखो, मेरे हिसाब से ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ा या घटा। ठीक है, तो 2 फाइनल उन्होंने कई बातें बोली, लेकिन 2 रीजन उन्होंने पक्के फाइनल बताए कि इन दोनों में से एक हो सकता है। पहला, प्रति व्यक्ति दिहाड़ी के प्रोत्साहन ने उत्पादन बढ़ाया है। पर पर्सन, हर एक व्यक्ति को कुछ बोनस मिल रहा है, इस बात से उनका प्रोडक्शन बढ़ा है। और दूसरा, जो सुपरविजन तकनीक थी, निरीक्षण की तकनीक थी, उनके परिवर्तन से उत्पादन बढ़ा है। दोनों ही बातें अब उनको टेस्ट करनी थी। कैसे करी गई? 5-5 लड़कियों के दल बनाए गए और फिर उन लड़कियों को काम पर व्यक्तिगत प्रोत्साहन योजना के तहत रखा गया। फिर थोड़े बहुत बदलाव किए गए, जैसे विश्राम के क्षण, सप्ताह में काम करने के क्षण, इस तरीके से हुआ।
तो ये तकरीबन 14 मंथ तक, 14 महीने तक ये चलता है और उत्पादन में औसतन बढ़ोतरी होती रही। ठीक है, कि इस शोध से ये पता चला दिहाड़ी नहीं कुछ और ही है जिससे उत्पादन बढ़ता है। सैलरी लोगों को मोटिवेट नहीं कर रही। सैलरी से एक बार मान लीजिए इस तरीके से प्रोडक्शन जा रहा है, प्रोडक्शन का ग्राफ हो सकता है शुरू में वो बढ़े, बट उसके बाद में स्टेबल और वापिस से प्रोडक्शन गिरने लगेगा। तो क्या कारण था? अगर सैलरी से वो लोग वेतन से प्रेरित नहीं हो रहे तो किससे प्रेरित हो रहे हैं, के बारे में पता लगा। तो हुआ ये, माहौल को थोड़ा सा ओपन करा गया। कैसे? लड़कियों को खुल के बातचीत करने का मौका दिया गया, साथ ही साथ सुपरवाइजर भी उनकी बातचीत में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगे कि एक व्यक्तिगत माहौल बनाया जा सके, ऐसे सिर्फ काम काम के लिए हम आपस में जुड़े हुए हैं ये वाली फीलिंग ना रहे। एक सुपरवाइजर को एक बॉस की तरह नहीं देखा गया और मजदूरों से सलाह ली जाती थी, उनसे पूछा जाता था कि देखें आज हम ये काम करने वाले हैं, हम ये परिवर्तन करने वाले हैं, उनसे सलाह दी जाती थी और इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट आगे चला। तो परिणाम क्या निकल कर के आए? इसके जो परिणाम थे वो ऐतिहासिक रूप से मील का पत्थर माना गया। इनके ये सुधार आए, काफी सारे एल्टन मायो ने बताया। पहली बात तो ये कि कई जगह हमें ये लगता है कि मशीनें ज्यादा इंपॉर्टेंट है संगठन में। अभी तक हम जिस तरीके से फाइव टेलरिंग की बात कर रहे थे, हमें लगता था संगठन की संरचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है। वहां पे काम कर रहे श्रमिक, वहां पे काम कर रहे मजदूर भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक अच्छा सुपरवाइजर वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिर मायो ने देखा कि मजदूर जब अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपने बॉस से खुल के बात कर पाते हैं तो वो बहुत खुश रहते हैं और प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। इस प्रकार से उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और हम कह सकते हैं रिजल्ट आए, उसके बाद में उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया एक्सपेरिमेंट इंसान के व्यवहार को समझने के लिए, मानवीय व्यवहार को समझने के लिए और मानवीय भावनाएं समझने के लिए। ये होता है एक्सपेरिमेंट 1928 में। 1928 में आप ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या ये हॉथॉर्न में हुआ था या अलग था? क्योंकि हॉथॉर्न वाला तो 1924 से 1927 तक था और ये एक्सपेरिमेंट किस में हो रहा है? 1928 में हो रहा है। इस अध्ययन में ये कहा गया कि मजदूरों से जा करके पूछा गया, आप बताइए आप अपने मालिकों के प्रति क्या सोचते हैं? मालिकों के प्रति आपका नजरिया क्या? आपको लगता है वो ठीक व्यवहार कर रहे हैं? आपको लगता है कि उनके द्वारा लिए गए फैसले कुछ गलत हैं? मजदूरों ने यहाँ पे खुल के बात करी और जब मजदूरों ने खुल के बात करी, धीरे धीरे उनके उत्पादन स्तर में वृद्धि होने लगी। तो शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया कि मजदूरों ने जैसे ही अपनी शिकायत रखी, उनको ये महसूस होने लगा कि अब थोड़े से हालात सुधरने लगे हैं, संगठन अब बेहतर तरीके से काम करने लगा है। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कोई नया बदलाव नहीं हुआ था, कुछ भी नया नहीं हुआ था, ना कोई चीज में सुधार हुआ था। लेकिन मजदूरों ने सिंस अपने वो कहते हैं ना दिल का गुबार निकाल दिया, जो उनके मन में फ्रस्ट्रेशन थी वो सारी निकाल दी, तो उनके लगने लगा कि देखो अब सब कुछ जो है वो बढ़िया रहने लगा। तो शोध के बाद जो निष्कर्ष निकला वो ये कि श्रमिकों से कंपनी की समस्याओं पर जैसे बात की जाती है तो श्रमिकों को महसूस होने लगता है कि हम भी इस कंपनी का एक अहम हिस्सा हैं और हम भी इससे जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ शोध टीम उनको बहुत नजदीक से देख रही थी। तो हुआ ये कि सुपरविजन की टेक्निक्स में, जो पर्यवेक्षण होता है उनकी टेक्निक में भी सुधार आया। साथ ही साथ शोध दल ने यह महसूस किया कि उन लोगों ने अपने साथियों के साथ व्यवहार करने और उन्हें समझाने की क्षमता प्रदान कर ली है। मतलब अगर मैं सारे एक्सपेरिमेंट का सार आपको बताऊं, एक तो ये कि आप मजदूर जो होते हैं, मतलब वर्कर जो होते हैं, उनको भी संगठन में सम्मिलित करिए। उनको महज मशीन का एक हिस्सा मान करके मत चलिए कि वो बस काम करने के लिए, उनको जैसा आप ऑर्डर दोगे वैसा भी वो काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब मजदूर काम कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर क्या कर रहे हैं? सुपरविजन, निगरानी रख रहे हैं। ये निगरानी सही और अच्छी होनी चाहिए जिससे मजदूर डरे नहीं। मजदूर जो है, जो वर्कर हैं, उनको ये महसूस ना हो कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। ये एक्सपेरिमेंट सामने आया और इसके बाद में होता है बैंक वायरिंग प्रयोग। बैंक वायरिंग प्रयोग होता है 1931 से 1932 के बीच में। होता ये है, देखिए, एक टेलीफोन बनाने वाली कंपनी में ये एक अध्ययन किया गया था और इसमें ये था कि
स्वाभाविक परिस्थिति में ऐसा नहीं था कि उनको अलग से किसी कमरे में बिठा करके एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। वो लोग, वो मजदूर जहां पे काम कर रहे थे वहीं पर उनका अवलोकन करना था। तो शोध दल ने अवलोकन के लिए 3 समूह चुने, जिन्हें अपने काम जिनके काम एक दूसरे से मिलते थे। टेलीफोन विभाग के 3 प्रकार के काम थे। एक प्रकार से टर्मिनल लगाना, शोल्डर लगाना, टर्मिनल लगाना और तार लगाना। इसे कहते हैं बैंक वायरिंग। तो हुआ ये कि वहां पर कुल समूह के उत्पादन के आधार पर उनको वेतन दिया जाता था कि मान लीजिए 5 लोगों की टीम है, 5 लोगों ने इतने काम करे तो फिर उस हिसाब से उनको पे करा जाएगा, उनको सैलरी दी जाएगी। अब श्रमिकों को पता था कि कितना उनको प्रोड्यूस करना है, ठीक है? संगठन ने उनको कहा कि आज 5 आपको टर्मिनल लगाने हैं, लेकिन वो लोग उन्होंने फिक्स करा के थे कि आज हम सिर्फ 3 ही लगाएंगे। अपनी मानक योजना पर वो चलते थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि वो उत्पादन बढ़ा नहीं सकते थे, कि वो 5 टर्मिनल लगा नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्पादन दर अपनी क्षमता से कम रखा। ठीक है? तो उनके बीच में एकता हुई। एकता इन द सेंस उनके बीच में एक यूनिटी डेवलप हुई, और ये 5 और 3 का नंबर मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ उदाहरण के तौर पर। तो समूह की एकता के कुछ नियम बन गए। पहला, जैसे उनको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अगर ज्यादा काम करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो है वो मैनेजमेंट आपसे और भी ज्यादा उम्मीद करने लगेगी। सुपरवाइजर से आप अपने साथी के बारे में गलत बात नहीं कर सकते। ज्यादा आप सामाजिक दूरी नहीं बना सकते। ठीक है? तो एल्टन मायो और उनके हार्वर्ड दल ने पता लगाया कि दल के व्यवहार जो हो रहा है, दल का व्यवहार अलग तरीके से काम कर रहा है, और प्रबंध ने जो डायरेक्शन दे रखी है वो अलग तरीके से चल रही है। ये कुछ ऐसा ही है कि फैक्ट्री के मालिक उनको कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो मजदूरों की यूनियन है वो अलग तरीके से काम कर रही है। उन्होंने अपना काम करने का तरीका ढूंढ लिया है। इसके परिणाम क्या सामने आए? परिणाम थे, एल्टन मायो और उनके सहयोगियों ने निष्कर्ष निकाला कि किसी को भी उद्योग के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर जोर देते समय मानवीय पक्ष को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है? इसके बाद में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, मतलब ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हुए एल्टन मायो के टाइम पे। कई बार तो आप नाम भी भूल जाते हो इनका। एक्सपेरिमेंट क्या था वो तो दूर की बात है, आप यही भूल जाते हो कि टोटल एक्सपेरिमेंट कितने थे। ये था, देखिए जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक अलग ही समस्या आन पड़ी। ये थी हवाई जहाज के पुर्जे बनाने वाली कंपनी में मजदूर जो थे वो बहुत ज्यादा अनुपस्थित रहने लगे। मतलब 70% से भी ज्यादा लोग एब्सेंट रहने लगे। तो उसी से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था, अनुपस्थितिवाद को लेकर के 1943 में हुआ। तो एल्टन मायो ने हॉथॉर्न अध्ययन के आधार पर ही ये पता लगाया कि एक कंपनी जिसमें अनुपस्थिति कम है या ना के बराबर है, वहां पर एक सामाजिक माहौल तैयार हो गया है। देखिए ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको एक ही चीज बता रहे हैं, सार सबका एक ही है, बस वो एक्सपेरिमेंट अलग अलग है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। सार सबका एक है। आप टेलीफोन कंपनी की बात करो, आप बात करो हवाई जहाज वाले की, आप बात करो उधर वेस्टर्न इलेक्ट्रिक, बात करो कपड़ा मिल की, कि वहां पर लोग जब आपस में बातचीत करते हैं, आपस में जुड़ जाते, ग्रुप बना लेते, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। उनका अपना एक काम करने का तरीका डेवलप हो जाता है। मायो ने बताया कि अनौपचारिक संगठनों का कंपनी में भाग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए 2 प्रकार के संगठन होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो आप गए कहीं पर, आपका बॉस है, आपके कुछ जूनियर है, सहयोगी है, वो औपचारिक संगठन है। कुछ सहयोगी है जिनसे आपकी बहुत अच्छी बनती है, आपने आपका एक फ्रेंड सर्कल बन गया, वो होता है अनौपचारिक संगठन। प्रबंध को श्रमिकों से मानव की तरह व्यवहार करना चाहिए, उनको भी इंसान समझना चाहिए, न कि मशीन का एक पुर्जा। और प्रबंध को मानवीय संबंधों का विकास करना चाहिए और औद्योगिक श्रमिकों के बीच बेहतर स्थिति बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ये था उनका जो भी शोध हुआ एल्टन मायो का, उनका पूरा विवरण। अब हम बात करते हैं, आलोचनात्मक समीक्षा उनकी करते हैं, मतलब कुछ आलोचना जो हुई उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला था यूनियन विरोधी। कई ऐसे विचारक थे जिनका ये मानना था कि एल्टन मायो ने जो बातें बोली वो यूनियन विरोधी हैं। मतलब जो वर्कर की, मजदूरों की यूनियन बनी हुई है वो गलत है, क्योंकि आप सुपरवाइजर रख रहे हो, लेकिन कैसा एक उसको समझा रहे हो। सुपरवाइजर अच्छा होगा, सुपरवाइजर को अच्छा होना चाहिए, लेकिन सुपरवाइजर है, ठीक है, और वो अच्छा हो, ये रियल लाइफ में ऐसा हो पाए हर एक संगठन में, ये बहुत मुश्किल सी बात लगती है। इसलिए यूनियन भी इनकी बात को एक तरीके से उनकी बात का विरोध करते हैं। फिर ये कहा कि जितने भी निष्कर्ष निकाले हैं, जितने शोध हुए हैं, वो गलती से भरे हैं, कोई तथ्य है ही नहीं। तो मतलब उड़ता हुआ कहीं कुछ बात बोल गया, वो फॉलो करे जा रहे हो आप, है ना? उड़ते उड़ते निष्कर्ष हैं,
कहीं कोई ठोस चीज तो है ही नहीं, ऐसा कई लोगों का मानना है। फिर ये कहा कि आपने 5-6 लोगों को उठा लिया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा और आपने उन चीजों को कह दिया कि देखो हर जगह ऐसा होता है। आप 4 या 5 या 6 लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको सामान्यीकृत कैसे कर सकते हो? कैसे कह सकते हो कि ये बात सब पर लागू होती है? पॉसिबल ही नहीं है। फिर ये कहा कि सिर्फ आपने इस बात पे ध्यान दिया संगठन में लोग आपस में व्यवहार कैसे करते हैं। आप इस बात को भूल गए कि संगठन बना ही क्यों? संगठन बना अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो वो आर्थिक नजरिया कहीं आ ही नहीं रहा। अंत में एक इंसान एक संगठन से जुड़ता है, अंत तक उसका एक लक्ष्य जरूर होता है, वो होता है उसका आर्थिक आधार। आप कहीं पर भी काम करते हो, काम तो सैलरी के लिए नहीं करते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि चलो आपको और अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं, वेल एंड गुड। ऐसा तो नहीं होता ना कि कहीं पर सिर्फ अच्छी फैसिलिटी मिल रही है इसलिए आप जीरो पेमेंट पे काम करने चले गए। आर्थिक नजरिया तो बिल्कुल मिसिंग है यहाँ पे। प्रबंधकों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, टकराव नहीं है कहीं पर भी। आप बात करें जैसे फोलेट ने कहा था कि आपस में टकराव होगा, थोड़ी बहुत विरोधाभास होगा तो अच्छा है, कुछ नया निकल करके आएगा। यहाँ पर कुछ भी ऐसा टकराव नहीं देखने को मिलता और ये सिर्फ एकांगी दृष्टिकोण है, एक तरफा दृष्टिकोण है और मूल मान्यताओं को ये भुला देता है। अंत में पीटर सेल्फ कहते हैं कि मानवीय संबंधों का जो सिद्धांत है वो एक ही दिशा में वर्णन करने वाला सिद्धांत है और कुछ कुछ टेलर के सिद्धांत का ही एक प्रतिरूप है, उस जैसा ही कुछ है, कुछ नया नहीं है। ठीक है। और कई जगह ये कहा गया कि बात इतनी सरल नहीं है कि उसे मानवीय संबंधों जैसे कमजोर दृष्टिकोण से सुलझाया जा सके। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी जो योगदान है एल्टन मायो का, हम उसको बिल्कुल नकार नहीं सकते, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इन्होंने जो योगदान दिया और हमें संगठन के मानवीय व्यवहार को समझने में मदद मिली। हम ये नहीं कहते कि ये पूर्ण दृष्टिकोण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसका भाग जरूर है। और अगर हमें संगठन को अच्छे से समझना है तो हमें मानवीय संबंधों को भी समझना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर आप ये नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है कोर्स खरीदने के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, यूपीएससी नेट और पीसीएस के लिए, बिल्कुल आप कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पे। इसके अलावा लोक प्रशासन से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल है, आप चाहे व्हाट्सएप करें, आप चाहें तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज सेंड करें, चाहे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और चाहे तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आती है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और यहाँ पर ऑल वाला जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए फिर कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।